हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। लास्ट वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 10। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले आप वो न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैप्टर की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले सारी वीडियोस इस चैप्टर की बाकी पहले की वीडियोस देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ये जब अभी टॉपिक मैं ख़त्म करूँगा तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आपको सबसे पहली बात तो ये पूरा कंसेप्ट जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कंजर्वेशन क्या होता है और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है। आपको अलग अलग सिचुएशंस में कब कंजर्वेशन हो रहा है, कब कन्वर्जन हो रहा है, अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशंस में समझ में आना चाहिए। और कन्वर्जन हो रहा है तो किस से किस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस टॉपिक के एंड तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो शुरू करते हैं, जिसमें एनर्जी of an object can be thought of as the sands of in an hourglass। ठीक है, जैसे और ग्लास में सैंड होती है तो वो क्या करती है कि सैंड ना आपकी बेटा कम होती है ना ज़्यादा होती है, बट अपनी पोजीशन पे नहीं रहती है, चेंज हो जाती है, अपनी पोजीशन चेंज कर देती है। जब आप इस तरीके से ग्लास रखते हैं तो सारी सैंड जो धीरे धीरे होती है वो नीचे आने लगती है इस वाले में, और फिर आप अगर पलट के रख देंगे तो वो ऊपर वाला साइड खाली होगा, जब वो नीचे आएगा तो उसमें सैंड आने लगेगी ऊपर वाले साइड से, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। तो सैंड क्या हो रही है, ना इसमें कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है और ग्लास में। वही चीज़ है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट एज ऑफ द सैंड्स इन एन और ग्लास, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम और फिक्स्ड इन क्वांटिटी। एनर्जी हमेशा इसकी तरह, सैंड की तरह हमेशा सेम रहती है और फिक्स रहती है। जैसे सैंड हमेशा सेम और फिक्स रहती है, वैसे ही एनर्जी का भी हाल होता है, ठीक है। बट दिस सैंड कैन चेंज पोजीशन। तो एनर्जी भी अपनी पोजीशन मतलब फॉर्म चेंज कर सकती है, फ्रॉम द टॉप to bottom and bottom to top. Likewise, energy can change in form, example from kinetic to potential and potential to kinetic, ठीक है। एनर्जी भी काइनेटिक से पोटेंशियल में हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में हो सकती है। अब आप कहेंगे सर क्या इन्हीं दोनों में चेंज होता है? नहीं बेटा, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो ये बस उसका एक एग्जांपल है, काइनेटिक और पोटेंशियल, हीट, लाइट, एनर्जी सब में चेंज होती रहती है, जो कि अभी कुछ और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि नोट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपका पूरा जो लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वही लॉ यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। सो व्हाट डज दिस मीन व्हेन व्यूड इन कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के कंटेक्स्ट में ऊपर वाली लाइन को हम देखें तो इसका क्या मतलब होगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं की जा सकती। तो मतलब इसका ये होगा कि जितनी अर्थ के अंदर एनर्जी है हमेशा वही रहेगी। हम अर्थ के अंदर ना एनर्जी को कभी क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को कभी ख़त्म कर सकते हैं। अर्थ को अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लें कि बाहर से कोई लेना देना नहीं है एनर्जी का, तो अर्थ के अंदर जितनी एनर्जी है हमेशा उतनी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है। अब देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अ टर्म, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बेटा कंजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है कि कन्वर्जन एनर्जी का वो कब यूज़ करते हैं हम टर्म, ये तब यूज़ करते हैं जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कैंडल जलाते हैं, बर्निंग कैंडल, तो क्या होता है, कैंडल जो होती है वो वैक्स होती है, वैक्स से बनी होती है, तो मोम से बनी होती है। अब मोम क्या होता है, आपका एक केमिकल होता है,
केमिकल एनर्जी मतलब कन्वर्ट होती है किस में, हीट और लाइट में। आपका उससे आग भी निकलती है, हीट भी होती है और साथ ही साथ आपको रोशनी भी देती है। तो आपकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट और लाइट में। आपकी कैंडल कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है, आपको हीट मिलती है उससे और लाइट मिलती है उतनी देर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फ्यूल एनर्जी कैसे क्या काम करती है। चलिए, फ्यूल के लिए हम आपका थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, आपका कोल होता है, वो भी एक केमिकल एनर्जी है। कोल या कोई भी हमने केमिकल एनर्जी एक ली और उससे क्या किया, उसको जलाया। उसको जलाने से हमें क्या मिला, हीट मिला। हीट मिलता है, हीट से हम क्या करते हैं, मोटर को रोटेट कराते हैं, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। और उस रोटेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा केमिकल से हीट एनर्जी हुई, हीट से काइनेटिक हुई और काइनेटिक से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। इतनी सारी फ्यूल से हमें इतनी सारी एनर्जी का कन्वर्जन मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट और लाइट में। अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हैं तो आप उसको कुछ एनर्जी देते हैं जो कि उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। और जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो फिर से स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब क्यों, क्योंकि मोशन हुआ ना, ये स्प्रिंग मूव हुई तो मोशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई वहाँ पे। तो आपको समझ में आए ये सब एनर्जी का कन्वर्जन। तो इस तरीके से एनर्जी के कन्वर्जन होते हैं। अब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम लोग अभी इतने सारे कन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक कन्वर्जन पढ़ेंगे, काइनेटिक से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। ये कब होता है, एंड सच सिचुएशंस आर ओनली फाउंड व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज एट द sand time undergoing changes in height। इज एट होगा एट द सेम टाइम अंडरगोइंग चेंजेस इन हाइट। ठीक है, ये कब होता है, अगर उसी टाइम पे होता है ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और अपनी हाइट को चेंज कर रहा हो। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप जैसे कोई एक बॉल ले लेते हैं और उसको किसी ऊपर से फ्लोर पे जाके छोड़ते हैं, ग्राउंड की तरफ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, आपने ऊपर जब लेके गए तो जब ऊपर आप लेके जा रहे होंगे उसे, तो आप उसका वेट कैरी कर रहे होंगे, मतलब आप उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे जब बॉल को ऊपर लेके गए होंगे अपने हाथ में। तो आपने उसको कुछ एनर्जी दी, फिर आपने जब ऊपर से छोड़ा तो उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा बॉल, और नीचे नीचे आते आते वो एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और उसके पास वो कोई और फॉर्म में एनर्जी आ जाएगी। तो देखते हैं धीरे धीरे कि क्या होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक कैसे कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और कोई एग्जांपल लेते हैं इसी के, जैसे अभी मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया, तो रोलर कोस्टर से जब ऊपर से आप नीचे आते हैं या रोलर कोस्टर नीचे से ऊपर लेके जाता है फिर एकदम से ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसमें काइनेटिक से पोटेंशियल चलता रहता है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तब भी काइनेटिक से पोटेंशियल का कन्वर्जन या पोटेंशियल से काइनेटिक का कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्री फॉल, इन फ्री फॉल मीन्स द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रीली फॉलिंग। अगर कोई भी फ्री फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है मतलब आपने जब बॉल ऊपर से छोड़ी तो आपने उस पर बिल्कुल ही फोर्स नहीं लगाया, बस हाथ से अपने छोड़ दी, तब फ्री फॉल कराया आपने, तो उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आए, आपने उसको नीचे की तरफ पुश नहीं किया, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही है वो नीचे, उस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट हायर पोजीशन, जब ऊपर होता है तो उसके पास जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, सबसे टॉप पे होता है, पहली वाली जो बॉल है सबसे टॉप पे, उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या जीपीई जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, और अभी आप उसको हाथ में पकड़े हुए हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी तो वो मूव कर नहीं रही है, उसमें बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग
जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे फॉल करने लगता है, आप हाथ से छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर जीपी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है और धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। द जीपी डिक्रीजेस एंड इट लूजेज हाई एज इट लूजेज हाइट, जैसे जैसे हाइट कम होती है, एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है। एट द लोवेस्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे वो बस जस्ट ज़मीन को टच करने वाली होती है बॉल, तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और जीपीई ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि बस जस्ट वो ज़मीन को टच करने वाली सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो अब बिल्कुल भी हाइट नहीं है, हाइट उसको हम ज़ीरो मानेंगे। हाइट ज़ीरो हो गई तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी या जीपीई हमारी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे तेज़ मूव कर रही होगी जब टच करने वाली होगी एज़ कम्पेयर टू द टॉप। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। काइनेटिक से पोटेंशियल का कन्वर्जन, जीपीई से केई का कन्वर्जन। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड पे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या है, अ फ्रेश ड्यूरेशन ऑफ मास 5 kg इज़ फाउंड ग्रोइंग a fresh durian of mass 5 kg is found growing at the end of a tree branch 20 मीटर above the ground। ठीक है, एक ग्राउंड के अबव फ्रेश ड्यूरियन है। फ्रेश ड्यूरियन, बेटा ड्यूरियन का मतलब क्या है, ये एक आपका फल होता है, ये आपका कटहल की तरह होता है। कटहल हम लोग जो घर में खाते हैं उसी की तरह, उसी को इंग्लिश में लगभग सिमिलर होता है ड्यूरियन में। ये मलेशिया साइड में पाया जाता है। तो एक ड्यूरियन है ऑफ मास 5 kg जो पेड़ पे लगा है। ठीक है, अब क्या होता है, एंड ऑफ द ट्री है, सबसे ट्री के आखिरी में लगा हुआ है, ट्री के ब्रांच के आखिरी में लगा हुआ है, जिसकी हाइट 20 मीटर अबव द ग्राउंड है। मतलब ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर हमारा फल लगा हुआ है पेड़ में 5 किलो का। ठीक है, व्हेन राइप द ड्यूरियन विल बाय इटसेल्फ ड्रॉप विल बी इटसेल्फ ड्रॉप्स टू द ग्राउंड बिलो। जब राइप का मतलब जब पक जाता है तो अपने आप बेटा नीचे गिर जाता है। कोई भी फल होता है पकने के बाद अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है। लेट द ग्रेविटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसकी। मतलब हम ले रहे हैं ग्रेविटी अर्थ की 9.8 ना लेके हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फ्रेश ड्यूरियन, व्हाट फॉर्म्स इज इट। ठीक है, अभी जब वो ऊपर टंगा हुआ है फ्रेश ड्यूरियन 5 kg का 20 मीटर अबव, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी और कितनी एनर्जी होगी। तो बेटा अभी वो ऊपर है, मूव नहीं कर रहा है। जस्ट मैंने आपको पिछले बॉल के केस में बताया, जब वो मूव नहीं कर रहा है, सबसे ऊपर है, तो उसके पास होती है जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास mgh, और m आपको 5 kg पता है, g 10 पता है और h 20 मीटर पता है। आप तीनों वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा 1000 जूल। मतलब ऊपर जब वो टंगा हुआ है तब उसके पास एनर्जी कितनी है, अभी 1000 जूल की एनर्जी है। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड द जीपीई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूरियन। आपको दोनों बताना है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हेन इट इज़ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब वो नीचे गिर रहा है, पिछली वाली कंडीशन में आते हैं, मान लेते हैं ये ड्यूरियन है, तो ये ऊपर से गिरना स्टार्ट होगा। टोटल हाइट अगर 20 मीटर है तो ये 5 मीटर तक आ गया नीचे। अब इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बीच में बताना है कि अब इसके पास पोटेंशियल अगर कम हो रही थी और काइनेटिक बढ़ रही थी, तो जब 5 मीटर ऊपर होगा ग्राउंड से तब इसके पास कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर उसके बाद हम उन दोनों को, जो 5 मीटर पे होगा ना हमारे पास, तो उस पर हम दोनों को, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे विद द अबव वैल्यू, जो हमारे पास 1000 आई है, 1000 जूल टोटल। जब वो ऊपर टंगा हुआ था तब उसके पास 1000 थी, तो हम उससे कंपेयर करेंगे, तो फिर और उस रिज़ल्ट से हम क्या समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो एक एक करके बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले जब वो 5 मीटर ऊपर होगा हवा में, जब गिर रहा होगा, तो 20 मीटर से गिरना शुरू हुआ है, 5 मीटर पे अभी आ गया है नीचे से 5 मीटर, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा वही फॉर्मूला होगा हमारे पास, फिर से mgh। m तो मास तो कम हुआ नहीं, मास तो 5 kg ही ऊपर से गिर रहा है, ग्रेविटी भी कम होगी नहीं, अर्थ की ग्रेविटी अब भी 10 ही लगेगी, लेकिन हाइट कम हो जाएगी। हाइट अब कितनी हो जाएगी, हाइट अब नीचे से पहले 20 थी, अब नीचे से 5 है, तो हम ले लेंगे 5 × 10 × 5। ये 5 है मास और ये ग्रेविटी और ये हाइट भी 5। तो यहाँ से 250 जूल 250 जूल निकल के आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कहीं भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि जब वो 5 मीटर ऊपर होगा तब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो बेटा एक आपको ये तरीका दिया गया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो ज़ीरो होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में वो जब पकने पे गिरेगा तो फ्रीली फॉल होगा, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मतलब यू टी ज़ीरो हो जाएगा। आपको फॉर्मूला होता है ना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो पहला वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो v की वैल्यू आएगी 10 स्क्वायर रूट 3। बट मैं आपको सेकेंड इक्वेशन से ना बता के थर्ड इक्वेशन से समझाता हूँ, समझिएगा बेटा। क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें आप यू स्क्वायर की वैल्यू तो ज़ीरो कर दीजिएगा और वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh बचेगा, जिसमें आप g और h की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू तब भी वहाँ से भी आपकी आएगी 10 रूट 3। ठीक है। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आप करके देखिएगा, आपका 10 रूट 3 ही आएगा। तो अब आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे 10 रूट 3 और उसका स्क्वायर कराएंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व कराने पे 750 जूल। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 750 जूल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 250 जूल। आप दोनों को ऐड अप कर दीजिए जो कि 5 मीटर हाइट पे हैं, तो दोनों को ऐड अप करने पे आप सम ऑफ एनर्जीज़ क्या आ गई 1000 जूल। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 जूल इधर भी आ गई 5 मीटर ऊपर भी, और ऊपर सबसे टॉप पे भी 1000 जूल थी। तो इससे क्या हमें समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और काइनेटिक एनर्जी उसी रेशियो में बढ़ी है कि जिस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो रही थी उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, जिससे कि एनर्जी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। तो हम बोल सकते हैं सेम एज अबव, एनर्जी हमारी यहाँ पे भी कंजर्व्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। अ कार ऑफ 800 किलोग्राम इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है आपकी 800 किलो की, जो एवरेज स्पीड जिसकी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। द ट्रैफिक लाइट चेंज टू रेड एंड सो द ड्राइवर स्टेप्ड ऑन द ब्रेक्स। जैसे ही ट्रैफिक लाइट उसे रेड दिखी तो ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक पे पैर रखा। टू ब्रिंग द कार टू अ क्विक सडन एंड स्क्रीचिंग हॉल्ट। कार को तुरंत एकदम से रोकने के लिए, स्क्रीचिंग हॉल्ट मतलब घसीटते हुए उसने रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया एकदम से, कि एकदम से रुक जाए बस, क्योंकि ट्रैफिक लाइट जो थी वो रेड हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चंस है हमारे पास। ये तो ऊपर की इस क्वेश्चन दिया हुआ था, अब पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट एनर्जी डज द कार पोजेस वाइल मूविंग एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें बतानी है सबसे पहली बात तो जब वो कार मूव कर रही होगी वाइल मूविंग, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी। जब बेटा वो मूव कर रही होगी तब पोटेंशियल तो होगी नहीं, तब तो होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो होगी कितनी उसके टाइम, तो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम हमें मास 800 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, हमने 5 का स्क्वायर करा दिया। तो हमारे पास जो सॉल्व करने पे आंसर निकला वो निकला 10,000 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई जब वो मूव कर रही थी 10,000 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एनर्जी डज द कार पोजेस व्हेन इट स्टॉप्स। अब वो नहीं पूछ रहा है कि मूव करते वक्त उसके पास क्या एनर्जी थी, अब पूछ रहा है कि जब वो रुक गई तब उसके पास कितनी एनर्जी बची। बेटा जब वो रुक गई तब उसके पास कुछ एनर्जी बचेगी नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी तो उसने लूज़ कर दी होगी, तभी तो मूव नहीं कर रही है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। जब वेलोसिटी बची नहीं तो v की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो पूरा काइनेटिक एनर्जी का टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल एनर्जी ऑफ द मूविंग कार। अब आप कहेंगे सर मूव तो नहीं करी, यहाँ पे तो काइनेटिक पोटेंशियल में भी चेंज नहीं हुआ, तो हाइट, क्योंकि हाइट में डिफरेंस आया नहीं, अब भी ज़मीन पे ही है ना कार, तो फिर सर एनर्जी क्या हुई हमारी, काइनेटिक एनर्जी तो लूज़ हो गई, 0 हो गई। वेलोसिटी उसकी जैसे जैसे कम होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, और जैसे ही वेलोसिटी 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो फिर एनर्जी हमारी कहाँ गई, बेटा एनर्जी जो चेंज हो गई साउंड और हीट एनर्जी में। कैसे, आपने जब गाड़ी को रोका तो आपने सुना होगा गाड़ी को रोकते हैं तो जब उसके टायर्स जो होते हैं वो ज़मीन से लगते हैं, घिसटते हैं,
तो कुछ ना कुछ साउंड आता है हमारे पास, तो साउंड एनर्जी। और साथ ही साथ टायर गर्म हो जाते हैं या स्क्रैचिंग होती है ज़मीन से लड़ते हुए, तो वहाँ पे भी जो घिसटते हैं तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी एक आप देखेंगे टायर बहुत गर्म हो जाते हैं जैसे ही आप एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, सडन ब्रेक, और ज़मीन भी वहाँ की गर्म हो जाती है, तो हीट एनर्जी में भी आपकी एनर्जी चली जाती है, इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी चली जाती है। मेनली हम बोलें वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन में बहुत हीट जनरेट होती है। फ्रिक्शन क्यों होता है? टायर और इसके बीच में फ्रिक्शन, खैर आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में, तो इस वजह से वो सारी एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस क्लास में इतना ही रख रहा हूँ। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे अभी तक के सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो पावर, क्योंकि वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।